हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की। आपको मैंने लास्ट क्लास में इस चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए भी थे और करने के लिए भी दिए थे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाते हैं तो फिर आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। ना ही आपको किसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने की जरूरत होगी, ना ही किसी वीडियो को सर्च करने की जरूरत होगी। तो इसलिए जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो आप मेहनत से करेंगे जरूर। देखिए, मैंने 10 क्वेश्चंस तक आपको कराए थे, 10 क्वेश्चंस तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब हमारे पास है 11 क्वेश्चन। यहां पर लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 to 15, यानी कि आपके सामने सॉरी नॉट 1, 11 to 15। तो यहाँ 11 से लेकर और 15 तक के क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज लगानी है और सॉल्व प्रूफ करके दिखाना है इसे। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किया था, आपने देखा नहीं है तो जाके देख सकते हैं। 4.2 एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी की, तो आप उसे देख लेंगे देन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो देख रखा है, आपको प्रॉपर्टीज आती है, तो शुरू हो जाइए, क्वेश्चंस करते चले जाइए। देखिए 11 जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो क्या कहता है। 11 क्वेश्चन में आपसे कहता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, उसके बाद दे रखा है बीटा प्लस अल्फा एंड देन अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा, बीटा प्लस गामा, सॉरी बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है और ये इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना होगा। कैसे करेंगे प्रूफ, देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे कोशिश करूंगा किसी भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में 1 1 1 मिल जाए। हालांकि मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाता है तो उस पर पूरे नंबर मिलेंगे, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जरूरी भी नहीं है कि आप जो मेथड मैं कर रहा हूं उसी से आप भी करें। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे मैं कैसे सोचता हूं। यहां पर दे रखा है थर्ड कॉलम के अंदर कुछ ये एलिमेंट्स। अगर मैं इसमें देखूं तो कुछ कमी दिखती है और वो कमी पूरी हो जाती है फर्स्ट कॉलम के साथ। देखो, अगर मैंने यहां पर अल्फा देखा, यहां बीटा देखा या गामा देखा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो ये कंडीशन बन रही है। ऐसा दिमाग लगाना होगा आपको भी। यहां पर दे रखा है बीटा, यहां पर गामा, यहां पर अल्फा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां पर दे रखा है गामा फिर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो यही बनेगा। यानी बिल्कुल साफ साफ यहां से एक इंडिकेशन निकला। और वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आप C3 में चेंज कराइए, थर्ड कॉलम में चेंज कराइए। क्या चेंज कराना है, C3 प्लस C1। बहुत सिंपल है, C3 में C1 को जोड़ना है। तो अब मैं इसको चेंज करने वाला हूं। देखिए कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा अल्फा बीटा और गामा, यहां पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड देन गामा स्क्वायर, और यहां पर मैं इसे ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप देख सकते हो किस तरीके से जोड़ा गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, यहां से लिया अल्फा, यहां से लिया बीटा गामा और जोड़ के लिख दिया यहां। फिर यहां से लिया बीटा और यहां से लिया गामा प्लस अल्फा और जोड़ के लिख दिया ये। उसके बाद यहां से लिया गामा और यहां से लिया अल्फा प्लस बीटा और जोड़ के लिख दिया ये। तो समझ में आ गया आपको। अब अगला स्टेप तो आपको साफ साफ दिख रहा है मैं क्या करने वाला हूं। मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन, कॉमन लेने वाला हूं मैं। क्या कॉमन लेने वाला हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैं कॉमन लूंगा और कहां से कॉमन लेने वाला हूं, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहां से कॉमन आएगा, ये आएगा फ्रॉम C3, थर्ड कॉलम में से। यहां से पूरा कॉमन लेके बाहर चला जाएगा तो यहां आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और बचेगा क्या अंदर, अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। और आई थिंक स्टूडेंट्स आपको याद आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपने किया है। जब भी कभी तीन एक साथ मिल जाए किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, तो आपको क्या करना होता है, पहला स्टेप क्या है कि आप 2 को 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूला या कुछ कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद इवेल्युएट करेंगे और आपका ये वाला पोर्शन जो है ये बड़ा आसानी से निकल के आ जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले प्रोसेस को। हमें लिखना है R1 टेंस टू R1 माइनस का R2। एक साथ 2 स्टेप्स भी आप कर सकते हैं, मैं एक एक करके कराऊंगा। तो यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
और आप R1 में से R2 को घटा रहे हैं। ये आपके सामने R1 है, मैंने हाईलाइट कर दिया, और R2 आपके सामने नीचे वाली संख्या है। तो आप क्या करेंगे, अल्फा में से बीटा को घटा देंगे, आप अल्फा स्क्वायर में से बीटा के स्क्वायर को घटा देंगे, आप 1 में से 1 को घटा देंगे, और बाकी को कॉपी कर लेंगे, बीटा, बीटा स्क्वायर 1, गामा, गामा स्क्वायर एंड 1। बहुत सिंपल है। अब की बार प्रॉपर्टी क्या लगेगी, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में से R3 घटा रहे हैं, तो R2 क्या होता है भाई, ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। ये है सेकंड रो, R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में से R3 को घटा रहे हैं, तो घटा लेते हैं। यहां लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसके बाद आप लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, यहां पर 0 आएगा। आप घटाएंगे, बीटा में से गामा घटाएंगे तो बीटा माइनस का गामा, और आप घटाएंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस का गामा का स्क्वायर। यहां पर जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक में से एक घटाएंगे तो 0 आएगा। उसके बाद यहां आ जाएगा गामा, गामा स्क्वायर एंड देन 1। फाइनली अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसके बाद लिखूंगा अल्फा माइनस बीटा। एक तो ये आया, यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड देन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ 0। उसके बाद बीटा माइनस गामा एंड देन यहां पर बीटा प्लस गामा एंड देन बीटा माइनस गामा और फिर 0। और ये नीचे वाली रो जो है ये ऐसे कैसे कॉपी कर ली जाएगी, ये मैंने कॉपी कर लिया। ओके, अब उसके बाद देखेंगे कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अल्फा माइनस बीटा यहां भी है, अल्फा माइनस बीटा यहां पर भी है, और यहां 0 है, तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा हो सकता है। मैंने आपको बताया था 0 से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, और 0 डिवाइड बाय कोई संख्या करोगे तो 0 ही आएगा। तो 0 जब भी लिखा हो, बेझिझक आप उसमें से कुछ भी कॉमन ले लेंगे, 0 को कंसीडर मत करिए, उससे परेशान मत। हाँ, एक के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो फिलहाल आपने लिखना है टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा। देखो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, देखो ये रहा बीटा माइनस गामा, और ये भी बीटा माइनस गामा है। गामा को सही से लिख लेते हैं, ये एक्स लग रहा है, ये मैंने कर दिया बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है ना, यहां पर कॉमन ले लिया सॉरी, और ये जगह फ्रॉम कहां से कॉमन लेना है, R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है। रेस्पेक्टिवली नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। R1 में से अल्फा माइनस बीटा, R2 में से बीटा माइनस गामा कॉमन लेना है, तो ले लेते हैं कॉमन। यहां लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, साथ में लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, उसके साथ में लिखेंगे बीटा माइनस गामा, और यहां पर अंदर लिखा जाएगा 1, यहां पर लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहां पर लिखा जाएगा 0, फिर 1, फिर बीटा प्लस गामा एंड देन 0, उसके बाद गामा, गामा स्क्वायर एंड देन 1। अब इवेल्युएट कर लेते हैं, इवेल्युएट, और किसको इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे C3 को, जिसके पास 2 0 होते हैं उसको इवेल्युएट करिए। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इन दोनों को तो लिखने की जरूरत नहीं, 0 है, डायरेक्ट 1 को इवेल्युएट करेंगे यहां से। तो यहां पर ये 1 वाले कंडीशन में जो रो और कॉलम है उसको डिलीट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले मेन रो की, फिर सेकेंडरी की, है ना, मेन डायगोनल की सॉरी, और यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद आएगा आपके पास ये अल्फा माइनस का बीटा, देन उसके बाद बीटा माइनस का गामा, देन उसके बाद आप जब इवेल्युएट करेंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा प्लस गामा माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा माइनस का बीटा। याद रखना ये माइनस क्यों लिखा गया, देखो यहाँ प्लस था लेकिन माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आगे माइनस है तो निशान भी बदल जाएगा। अब आप देखेंगे गौर से तो बीटा से बीटा कैंसिल, और हमारा आंसर आ चुका है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा, हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आप इसे करेंगे और तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए प्रूफ हो चुका है। अब वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करके दिखाएं। मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या करना है।
सबसे पहला काम क्या करिए, आप सेपरेट कर दीजिए। किसे सेपरेट कर दीजिए, इस 1 को लेकर एक अलग से डिटरमिनेंट बनाइए, और ये जो संख्या है पूरी की पूरी कॉलम में, इसे लेकर एक अलग से डिटरमिनेंट बनाइए। फिर उसके बाद कुछ कॉमन लीजिए, देन उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिए। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही बन जाएगा जैसे कि क्वेश्चन 11 हुआ है, यानी कि ये जो 11 क्वेश्चन का इतना पार्ट है, याद करो ये वाला पार्ट ही बन जाएगा यहां पर भी, और देखो यही आंसर आएगा। कैसे आएगा, कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 जब हम करने जाएंगे तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी, हालांकि मैंने फिर बोला है और मैं यहां दोबारा बोल देता हूं आपके लिए कि अगर आप किसी भी मेथड से करेंगे और आपने इतना सारा कुछ सीख लिया है और आंसर आ जाता है तो बिल्कुल ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप आसान वाले मेथड को करा पाऊं आपको। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन देखिए, यहां पर दे रखा है x y z, then x square y square and z square, then 1 प्लस का पी एक्स क्यूब, 1 प्लस का पी वाई क्यूब, एंड देन 1 प्लस का पी जेड क्यूब। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड लेके आना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करते हैं सर, देखिए एक्स वाई जेड, यहां लिखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां लिखिए 1 1 और 1, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाइए, उसके बाद आप लिखिए एक्स वाई जेड, यहां लिखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां लिखिए पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ये आपने लिख दिया, बहुत अच्छा, समझ में भी आया। अब दोनों पे अलग अलग प्रॉपर्टीज लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले वाले पे लगा रहा हूं मैं C2 में चेंज कर रहा हूं, वो भी इंटरचेंज C3 के साथ, C2 और C3 को इंटरचेंज कर। दूसरे वाले में क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टेकिंग कॉमन P फ्रॉम C3। थर्ड कॉलम में से आपने P कॉमन ले लेना है, ये रहा P, बाहर आ जाएगा यहां, और यहां पर चेंज हो जाएंगे ये क्या, C2 और C3। अब हम इतना करने के बाद लिखते हैं क्या होगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि हम इंटरचेंज करते तो हमेशा माइनस टाइम चेंज होता है, और यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y, यहां लिखेंगे z, यहां लिखेंगे 1 1 1, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। एक स्टेप हमने इधर लेके आ गए। उसके बाद प्लस का p लिखेंगे, एंड देन यहां जाएगा एक्स वाई जेड, यहां जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, यहां आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। देखो अगला स्टेप आपको साफ साफ दिख रहा है क्या होने वाला है। अगला स्टेप ये होने वाला है कि पहले तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि C1 इंटरचेंज टू C2, और दूसरे में आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह हुआ कि R1 में से आपको X कॉमन लेना है, R2 में से आपको Y कॉमन लेना है, R3 में से आपको Z कॉमन लेना है। ठीक है, पहले यहां इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करने के बाद बाहर एक बार और माइनस आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटरचेंज कर दिया तो 1 1 1, यहां आएगा एक्स वाई जेड, यहां आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यहां पर कॉमन आ गया p के साथ एक्स वाई जेड। तो क्या बचा, अगर मैं यहां से x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 x एक्स स्क्वायर, 1 y वाई स्क्वायर, 1 z जेड स्क्वायर। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल क्लियर है। अब गौर से देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये वाला डिटरमिनेंट और ये वाला डिटरमिनेंट बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है। आप कॉमन ले लीजिए और यहां पर लिख दीजिए 1 1 1 x y z, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, और बचेगा क्या, अगर यहां में से पूरे में से ये डिटरमिनेंट ही निकल के बाहर आ गया तो बचेगा क्या, माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, -1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है। इस पूरे वाली टर्म में को देखो, प्लस का निशान लगाओ, टर्म को देखो, इसमें से ये वाला हिस्सा निकल के बाहर आ गया तो क्या बचा, ये वाली संख्या बची पी एक्स वाई जेड। बहुत सिंपल है, बिल्कुल तरीके से देखो, ये डिटरमिनेंट कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया था। देखिए बहुत सारी नई नई चीजें आपको सिखाई जाएंगी तो आप उसके यूज टू हो जाएंगे। तो यही तो है स्टडी, कि आप नई नई चीजें सीखेंगे,
ठीक है ना। तो मैंने आपको ये पहली बार बात बताई है कि ऐसे डिटर्मिनेंट भी अगर दो जगह लिखे हुए हैं तो कॉमन आ सकता है, बाहर आ गया ना एक बार, बचा क्या, ये बचा और ये बचा। अब उसके बाद देखो मैंने कहा था ये क्वेश्चन 11th क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, हो गया ना। 3 बार 1 दिख गए तो आपको क्या लिखना है, r1 टेंस टू r1 माइनस का r2, और जब इसे चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0 x माइनस का y और उसके बाद x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद 1 y और वाई स्क्वायर कॉपी कर लेंगे, 1 z और z स्क्वायर कॉपी कर लेंगे, ये आएगा 1 प्लस का p x y z। ओके, नाउ r2 टेंस टू r2 माइनस r3 आप चेंज करेंगे तो r2 में बदलाव कर रहे हैं, r2 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज होगा, ये जगह 0 x माइनस का y, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 1 0 आ जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस का z, देन उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, उसके बाद 1 z और z स्क्वायर आएगा एंड देन 1 प्लस का पी एक्स वाई एंड जेड। अब आगे क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 0 0 1, यहां आ जाएगा x माइनस वाई, यहां पर आ जाएगा y माइनस जेड, यहां जाएगा z, यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई और यहां पर आ जाएगा x माइनस वाई, यहां पर आ जाएगा y प्लस जेड एंड देन y माइनस का z, यहां पर आ जाएगा z का स्क्वायर और बचेगा 1 प्लस पी एक्स वाई एंड z। आप देखेंगे गौर से, कॉमन आ रहा है, यहां पर आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन x minus y and y minus z from r1, यहां लिख देता हूं r1 and r2 respectively। ओके, तो आप जब कॉमन लेंगे तो लिखेंगे x minus y एंड देन y minus z, तो बचेगा क्या, जब बाहर कॉमन ले लिया तो हमने, अंदर बचेगा क्या, यहां बचेगा 0 0 1, यहां बचेगा 1, फिर उसके बाद 1 z, यहां पर क्या बचेगा, x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो x प्लस का y एंड देन y प्लस का z, देन z स्क्वायर। ओके, ये जो संख्या पीछे लिखी हुई है इसको आगे लिख लेते हैं, 1 प्लस का p x y z। ओके, नाउ अगर आप इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट किसे इवेल्युएट करेंगे, आप यहां पर फर्स्ट कॉलम को इवेल्युएट करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो कैंसिल हो जाएगा, ये राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा फाइनल आंसर 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड एंड देन x माइनस वाई एंड देन y माइनस जेड, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए जरा कितना आएगा, y प्लस जेड माइनस का x माइनस का y। आप देखेंगे y से y कट गया तो ये आ जाएगा आपके सामने 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड एंड देन x माइनस वाई एंड देन y माइनस जेड एंड देन z minus x and this is right hand side। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया और क्या आपने गलती की होगी जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर हो गया है क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अगला क्वेश्चन में मैं बता देता हूं, हिंट बहुत सिंपल है, आपको खुद दिख रहा है कि ये है आपके पास C1 में चेंज करें C1 प्लस C2 प्लस C3। पहले इसे ट्राई करें, जैसे आपका पहले वाले कॉलम में a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी आ जाएगा, फिर कॉमन ले लें, 3 1 मिलेंगे, 2 को 0 करें, तरीका मैंने बताया है, यही प्रूफ होगा। खुद से ट्राई करें, इस वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन ट्राई करें। तो स्टूडेंट्स आपने 13 क्वेश्चन डेफिनेटली ट्राई किया होगा और मैंने आपको कहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हो पाए। तो वही मैं तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वही वे आपको देना चाहता हूं कि आप खुद से सीखें। देखिए 13 क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, कोर्स आप में से कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा तो वो स्टूडेंट्स देख लें, जिन स्टूडेंट्स का हो गया है वो आगे बढ़ जाए और 14 क्वेश्चन देखें। तो देखिए मैं 13 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 13 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, उसमें आपको जो दे रखा है उसे कॉपी कर लेते हैं। 3a लिखा हुआ है, माइनस का b प्लस का a लिखा हुआ है, माइनस का c प्लस a है, उसके बाद माइनस का a प्लस b 3b, उसके बाद माइनस c प्लस b एंड देन माइनस का a प्लस c, माइनस का b प्लस c एंड देन 3c। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमें लेके आना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते ही मुझे पता चल रही है, C1 में चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नहीं किया है, बच्चे आपके सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि हम कैसे सोचें, यही प्रॉपर्टी लगी, यही क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पाया तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा,
तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका बेसिक ठीक नहीं है, उसे कर लीजिए। कितना समय लगेगा? मैक्सिमम कुछ घंटे लगने वाले हैं जिसमें कि आपका बेसिक ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को तरीका बताता हूं कि मैं कैसा सोच रहा हूं। इस क्वेश्चन को देख के मैंने वो सोचा, मैंने देखा कि भाई मेरे को राइट साइड में ये चाहिए, तो मैंने ये सोचा कि मैं 3a के साथ अगर इसे और इसे जोड़ूं तो क्या मिलेगा। आपको भी सोचना चाहिए। 3a के साथ जोड़ेंगे माइनस का b प्लस का a, उसके बाद जोड़ेंगे माइनस का c प्लस का a, तो आप देखोगे a प्लस 3a इज इक्वल टू 5a। उसके बाद माइनस का b और माइनस का c, क्या ये ऐसा कुछ आ रहा है क्या राइट साइड में? नहीं आ रहा। फिर मैंने कुछ और दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि अगर मैं 3a के साथ इसे और इसे जोड़ूं तो क्या आएगा। देखो जरा, इसको तीनों को जोड़ो, यह आ जाएगा 3a, फिर उसके बाद प्लस का माइनस का a प्लस का b, फिर प्लस का माइनस का a प्लस का c। तो गौर से देखोगे माइनस का a और माइनस का a और प्लस का 3a, सॉल्व करेंगे तो a आएगा। भाई 3a में से एक ए घटाएंगे, फिर एक ए और घटाएंगे, तो यानी कि एक ए बचेगा। उसके बाद प्लस का बी और प्लस का सी। तो ऐसी संख्या आपको यहां पर दिख रही है, ये रही। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई नो आपको टिपिकल लगेगा अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। यहां इंटेलिजेंसी का कोई लेना देना नहीं होता। आप धीरे धीरे काम सीखेंगे, आप धीरे धीरे अगर क्वेश्चंस करते हैं तो इंटेलिजेंट हो जाएंगे। हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सकता है, याद रखिएगा। बस आपको अपना जज्बा नहीं छोड़ना। तरीका मैंने बता दिया है कि कैसे मैंने सोचा, और फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी भी लगा के दिखाई। अब जरा लगाइए प्रॉपर्टी, कर दीजिए वीडियो को पॉज करिए, देखिए एक स्टेप तो आपको आना चाहिए। यहां पर सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपके सामने? C1, जिसमें चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? 3a प्लस का माइनस a प्लस b, उसके बाद प्लस का माइनस a प्लस c, उसके बाद यहां पर माइनस का b प्लस का a, देन प्लस का 3b प्लस का माइनस b प्लस का c, एंड देन माइनस का c प्लस का a, उसके बाद प्लस का माइनस का c प्लस b, एंड देन प्लस का 3c। फाइनली सेकंड कॉलम को कॉपी करना है, माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b, उसके बाद माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c, एंड देन 3c। ओके, बात समझ में आती है? माइनस बी प्लस, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? देखो यहाँ पर 3a माइनस a सॉल्व करेंगे तो a ही बचेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस b प्लस c। यहाँ देखो माइनस का b प्लस का 3b माइनस का b और b कितना होता है? 2b, घटा देंगे तो एक b बचेगा। a प्लस b प्लस यहाँ पर भी आएगा। यहाँ माइनस का c और प्लस का 3c, यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c ही बचेगा। यहां बचा है माइनस का a प्लस का b, 3b माइनस का c प्लस का b, उसके बाद माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c और 3c। बात क्लियर है? अब उसके बाद क्या करने वाले हैं आप? टेकिंग कॉमन, आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, और क्या कॉमन ले रहे हैं? a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1, फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लेंगे, यानी कि यहां से कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे a प्लस b प्लस c, और उसके बाद आप लिखेंगे 1 1 1, यहां पर आ जाएगा माइनस a प्लस का b, 3b माइनस का c प्लस का b, माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c एंड 3c। और स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगने वाला है, क्योंकि जब भी 3 इक्के या 3 एक साथ मिल जाए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो सिंपल सा काम करना है। पहले अप्लाई करो R1 टेंस टू R1 माइनस का R2। काम बिल्कुल क्लियर है कि आपको 2 को 0 बनाना होगा, तो आप घटाइए। ये है आपका R1, इसमें कर रहे हैं आप चेंज, इसमें से इसे घटा रहे हैं, और मैं डायरेक्ट घटा के दिखाता हूं आपको। यहाँ पर a प्लस का b प्लस का c बाहर ही रहेगा। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, माइनस a प्लस का b माइनस का 3b। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास, इन दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का a और माइनस का 2b। ओके, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, इसे तो इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा माइनस का a, और c से तो c कट जाएगा, और प्लस का b। ओके, फिलहाल ये आ गया आपके पास, ये कॉपी कर लेंगे, 3b माइनस b प्लस का c माइनस का c प्लस का b और 3c। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाइए, R2 टेंस टू R2 माइनस का R3। तो कैसे लगाएंगे इस प्रॉपर्टी को? सिंपली इसमें से इसे घटा रहे हैं तो लिखेंगे a प्लस b प्लस c, एंड देन 0 माइनस का a माइनस का 2b, उसके बाद माइनस का a प्लस का b, यहाँ घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 3b में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3b में से घटाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा c, और माइनस का b घटाएंगे तो आ जाएगा 2b प्लस c, 2b
प्लस सी, और यहां पर आ जाएगा माइनस का बी, ये माइनस का बी है, और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा माइनस का 2c। फिलहाल 1 माइनस का c प्लस बी, और यहां आ जाएगा आपके पास 3c। इतना काम समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब उसके बाद सिंपली इवेल्युएट कर देंगे, इवेल्युएट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। इवेल्युएट C1 फर्स्ट कॉलम को, ये जाएगा प्लस, ये जाएगा माइनस, ये जाएगा प्लस, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो कैंसिल कर देंगे, तो आप राइट पे मल्टीप्लाई माइनस लेफ्ट पे मल्टीप्लाई, और आपका आंसर तैयार। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे, हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर क्या है 1 है, तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों की, तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस का a माइनस का 2b, और ये है माइनस का b माइनस का 2c, माइनस का निशान लगाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2b प्लस का c और माइनस का a प्लस का b। अब बस मल्टीप्लाई करना रह गया है, जो बहुत सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। आप मल्टीप्लाई कराइए, माइनस का a और माइनस का b होता है प्लस का ab, माइनस का a और माइनस का 2c इज इक्वल टू होता है प्लस का 2ac। फिर उसके बाद 2b की मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 2b स्क्वायर, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो आ जाएगा प्लस का 4bc, माइनस का निशान लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगा देता हूं यहां भी, और 2b की मल्टीप्लाई माइनस में कराएंगे तो माइनस का 2ab आएगा, 2b की मल्टीप्लाई b में कराएंगे तो आ जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर, c की मल्टीप्लाई a में कराएंगे तो माइनस का ac, और c की मल्टीप्लाई b में कराएंगे तो प्लस का bc। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे और देखेंगे क्या बचा, तो बचा a प्लस b प्लस c, और यहां पर बचा ab, यहां पर बचा प्लस का 2ac प्लस का 2b स्क्वायर और प्लस का 4bc माइनस, देखो ये माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा 2ab हो जाएगा। उसके बाद इस माइनस को इसके साथ लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस का ac माइनस का bc। अब देखिए क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, तो ab से ये वाला ab को देखेंगे और ढूंढेंगे ab का ab, ये रहा 2ab और एक ab 3ab हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c लिखिए और लिखिए 3ab, ठीक है। फिर AC ये रहा और AC ढूंढिए, एक ये रहा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3AC। उसके बाद 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4bc में से एक bc को घटा देंगे तो आ जाएगा प्लस का 3bc। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हैं कि आंसर कैसे आया, 3 कॉमन आ गया, तो आ जाएगा 3a प्लस b प्लस c एंड देन ab प्लस, इसको आगे लिख रहा हूं मैं, bc प्लस c। आपका राइट हैंड साइड आंसर आ चुका है और आपको समझ में भी आ गया है कि क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको अपना जज्बा दिखाना है करने का। 13 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, मैं 14 क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप इसे खुद से ट्राई करें। मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप इसे 0 बनाइए, इसको 2 को और इस 3 को 0 बनाइए, और इसको 0 बनाने का मतलब पूरी की पूरी रो को और इसको रो को चेंज करना पड़ेगा, याद रखना। तो आपको प्रॉपर्टी लिख के दिखाता हूं मैं, R2 में चेंज करिए R2 माइनस 2R1 एंड R3 में चेंज करिए क्या R3 माइनस 3R1। जल्दी से इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये प्रॉपर्टी लग जाए इवेल्युएट कर देना, आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। करके दिखाइए। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से समझिएगा। यहां लिखा है 1 प्लस p एंड देन 1 प्लस p प्लस q। उसके बाद लिखा है 2 एंड देन 3 प्लस 2p एंड देन 4 प्लस 3p प्लस का 2q। यहां पर लिखा है 3 6 प्लस 3p एंड देन 10 प्लस का 6p प्लस का 3q। मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, वही प्रॉपर्टी लगाइए। R2 टेंस टू R2 माइनस का 2R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस का 3R1। बहुत सिंपल है, इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। पहले R2 के साथ करते हैं, ये है R2, इस पे ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी यूज करना अब आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो अभी सिखा देता हूं, सीख लीजिए। R1 में कोई चेंज नहीं किया गया सर, तो बिल्कुल R1 ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस p और 1 प्लस p प्लस q। बहुत सिंपल है। R2 में चेंज, क्या चेंज करना है, R2 माइनस 2R1, ये रहा R2 यानी कि 2 माइनस 2R1 का मतलब हो गया 2 इंटू ऊपर वाला R1 है ये।
इसके लिए R1 ये है, देखो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस का 2p यानी कि R2 और ऊपर वाला है R1, तो माइनस का 2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है, ये है 1 प्लस p। बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए R1 ये है, तो पहले लिखेंगे 4 प्लस का 3p प्लस का 2q और उसके बाद माइनस का 2 इंटू R1 ऊपर वाली संख्या ये है ना R1, तो आप लिखेंगे 1 प्लस का p प्लस का q। देखो किस तरीके से आप एप्लीकेबल करते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला है हमारे पास और वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। ये रहा, ये है आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी में R3 में चेंज कर रहे हैं, यानी कि इसमें चेंज कर रहे हैं और किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा इसका रूल आपके सामने है R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो करते हैं ना चेंज, देखो R3 क्या दे रखा है आपके सामने, R3 है ये 3 माइनस का 3 R1 की वैल्यू, इसके लिए R1 की वैल्यू ये है 1। फिर उसके बाद R3 की वैल्यू देखो ये क्या है, इसके लिए R1 की वैल्यू ये रही, तो आप लिखेंगे 6 प्लस का 3p, उसके बाद माइनस का 3 और 1 प्लस का p। बहुत सिंपल हो रहा है। फिर उसके बाद ये है R3 और ये है R1, तो आ जाएगा आपके पास 10 प्लस का 6p प्लस का 3q, उसके बाद माइनस का 3 और उसके बाद R1 की वैल्यू 1 प्लस p प्लस q। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप जज्बा दिखाएंगे सीखने का, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप बिल्कुल आप करना ही नहीं चाहते, तो ये सबसे कठिन काम आपको दिखेगा कि कैसे इसको एप्लीकेबल कर रहे हैं। एक एक चीज करके सीखिए ना। देखिए यहां पर अब आपको क्या करना है, 0 इसे घटाएंगे, सॉरी नॉट 0, दिस इज 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, ये तो 1 है ना। उसके बाद इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 प्लस p ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसे देखिए, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे मैं अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा है, 3 प्लस का 2p माइनस का 2 माइनस का 2p से 2p कट गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहां लिख दिया। फिर उसके बाद आप इसे लिख लीजिए, इसे 1 प्लस p प्लस का q, है ना, ये बिल्कुल लिख लिया आपने। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अलग से करके दिखा रहा हूं मैं। यहां पर लिखिए 4 प्लस का 3p प्लस का 2q माइनस का 2 माइनस का 2p माइनस का 2q, है ना। तो आप देखो 2q से 2q कट गया और 4 में से 2 गया तो 2 बचा और 3p में से 2p गया तो 1p बचा, तो फाइनली बचेगा आपके पास 2 प्लस p। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो अलग से सॉल्व करते हैं, इसे भी यहां पर लिख देता हूं नीचे, 6 प्लस का 3p माइनस का 3 माइनस का 3p, 3p से 3p कट गया तो बचेगा 6 माइनस का 3 कितना होता है, 3 होगा। उसके बाद इस लास्ट वाले पोर्शन को भी मैं यहां ही सॉल्व करके दिखा देता हूं, 10 प्लस का 6p प्लस का 3q माइनस का 3 माइनस का 3p माइनस का 3q, 3q से 3q कट गया, 10 में से 3 गया तो बचेगा 7। उसके बाद 6p में से 3p को घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 3p। देखिए स्टूडेंट्स, ये रफ काम आपको करना है और ये मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि एकदम से कुछ भी नहीं हुआ मैथ्स के अंदर, आपने उसे प्रॉपरली सॉल्व किया। ये सारी चीजें अगर आप खुद से सॉल्व करते हो, कई जने स्टूडेंट्स या टीचर्स जो है वो इसे माइंड में सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको ये लिख के इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये पता लगे कि ऐसा नहीं है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल है, घटाना गुणा करना सब सिंपल है। अब यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, इवैल्यूएट। आपको इवैल्यूएट क्या करना है, इवैल्यूएट करना है C1, तो ये हो जाएगा प्लस ये माइनस ये प्लस, फर्स्ट रो एंड देन फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपके पास 7 प्लस का 3p, फिर उसके बाद माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और प्लस का 3p। अब ब्रैकेट खोल देंगे, 7 प्लस का 3p माइनस 6 माइनस का 3p, 3p से 3p कट गया, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। और देखोगे गौर से तो आंसर इसका देखो, यहां देखो 1 ही आ रहा था। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, कठिन नहीं है। बस हाँ, आप ये मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये आपने कैसे सोचा, प्रैक्टिस करने के बाद तो आप भी सोच सकते हैं। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पता है कि क्या करना है, इन दोनों को जीरो बनाना है, वो भी इसके अकॉर्डिंग, और आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस तो करनी होगी ना आपको। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन करके दिखाएं, देखिए क्या दिमाग लगाते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है। ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री से स्टूडेंट्स घबराते हैं, लेकिन अभी आपको घबराना नहीं है, फॉर्मूले याद करने हैं, जैसे जैसे आती जाए ट्रिग्नोमेट्री रूल्स याद कर लीजिए। यहां पर cos a प्लस बी, ये दिख रहा है ए, अल्फा प्लस डेल्टा, इसका फॉर्मूला cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो cos a, मैं लिख देता हूं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b और माइनस का साइन ए साइन बी। देखो करना क्या है, आप ए की जगह पर हटा दीजिए वैल्यूज को और बी की जगह हटा दीजिए।
दीजिए, ए की जगह पर आप रख दीजिए अल्फा और बी की जगह लिख दीजिए डेल्टा। डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हो। चलो इसके तरीके से लिख लेते हैं। तो जहां जहां ए है अल्फा हो जाएगा और बी है डेल्टा हो जाएगा। जहां जहां ए है वहां पर अल्फा और डेल्टा, अल्फा और डेल्टा। तो गौर से देखो जरा क्या क्या हमारे पास है। ये इसके बराबर होता है, हमें जीरो चाहिए तो क्या बनाएंगे, हमें ये बनाना है, ये बनाना है। तो हमारे पास क्या क्या है, साइन अल्फा है, ठीक है, साइन अल्फा है, साइन डेल्टा नहीं है, ओके। फिर उसके बाद कॉस अल्फा है, ये रहा कॉस अल्फा है, कॉस डेल्टा नहीं है। समझ में आया मैं कैसे सोच रहा हूं, क्वेश्चन में सोच कैसे रहा हूं मैं। मुझे ये फॉर्मूला याद था, आपको नहीं था, आपने अब याद कर लिया होगा। तो जिस भी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। अभी लिख दिया ना मैंने, ये से याद कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी तो सोचना पड़ेगा ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। क्या क्या नहीं है, कॉस डेल्टा और साइन डेल्टा हमारे पास नहीं है। लिख लेते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए इसको कैसे करा जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ करिए। आप लिखिए साइन अल्फा, आप लिखिए कॉस अल्फा, आप लिखिए कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, आप लिखिए साइन बीटा एंड देन कॉस बीटा, देन कॉस अल्फा बीटा, सॉरी नॉट अल्फा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा। उसके बाद लिखिए साइन अल्फा, साइन गामा एंड देन कॉस गामा एंड देन कॉस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, इक्वल टू जीरो लाना है। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये फॉर्मूला देखा मैंने, साइन अल्फा के साथ साइन डेल्टा होना चाहिए, साइन अल्फा तो है, साइन डेल्टा नहीं है। कॉस अल्फा के साथ कॉस डेल्टा होना चाहिए, कॉस अल्फा तो है, कॉस डेल्टा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय साइन डेल्टा एंड कॉस डेल्टा फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैंने बाहर लिख दिया क्या, साइन डेल्टा एंड कॉस डेल्टा, बहुत सिंपल है ना, मैंने बाहर लिख दिया। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई कैसे होगा देखिए, ये मैंने डिटरमिनेंट का निशान लगाया, यहां लिखा साइन अल्फा साइन डेल्टा, यहां पर लिखा मैंने साइन बीटा साइन डेल्टा, यहां पर लिखा मैंने साइन गामा साइन डेल्टा। सिंपल है कि नहीं है। यहां लिखा मैंने कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, यहां लिखा मैंने कॉस बीटा कॉस डेल्टा, यहां लिखा मैंने कॉस गामा भाई, कॉस गामा एंड कॉस डेल्टा। उसके बाद कॉपी कर लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आपको धीरे धीरे फॉर्मूला ध्यान से समझना है। कॉस में से साइन घटाया जाता है, तो कॉस ये रहा, ये आपके सामने है C2 में, C2 में से C1 को घटा देंगे और आंसर आता हुआ दिख रहा है आपको। आप लिखेंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C1, तो आप लिखेंगे इसे कैसे, आप लिखेंगे 1 अपॉन में साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, इसको तो बाहर ही रखेंगे। आप इसे भी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, साइन अल्फा साइन डेल्टा, आप लिखेंगे साइन बीटा साइन डेल्टा, आप लिखेंगे साइन गामा और साइन गामा के बाद साइन डेल्टा। उसके बाद इसमें से इसे घटाएंगे तो लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। आप इसमें से इसे घटाएंगे तो लिखेंगे कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा। उसके बाद इसे घटाएंगे तो लिखेंगे कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस का साइन गामा और साइन डेल्टा। और बाकी ये थर्ड कॉलम कॉपी कर लेंगे, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, फिर उसके बाद कॉस बीटा प्लस डेल्टा एंड देन कॉस गामा प्लस डेल्टा। और अगला स्टेप जो है वो फाइनल आंसर की तरफ जा रहा है। आप सबसे पहले तो लिखेंगे 1 अपॉन में साइन डेल्टा कॉस डेल्टा और उसके बाद यहां पर लिख देंगे साइन अल्फा साइन डेल्टा और उसके बाद क्या है नेक्स्ट में साइन बीटा, तो यहां लिखेंगे साइन बीटा साइन डेल्टा एंड देन साइन गामा साइन डेल्टा। इतना लिखने के बाद आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है और फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, यहां पर कॉस बीटा प्लस डेल्टा, यहां पर कॉस गामा प्लस डेल्टा।
आप देख सकते हो फॉर्मूला मैंने लिख दिया था ऊपर, बस एप्लीकेबल अब किया है। यहां पर तो कॉपी करना है, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा एंड कॉस गामा प्लस डेल्टा। मतलब ये हुआ कि C2 इज इक्वल टू C3, और जब भी दो रो या दो कॉलम कोई से कम दो रो या दो कॉलम एक जैसे दिख जाए तो आंसर 0 होता है। प्रॉपर्टी है, हेंस प्रूफ राइट हैंड साइड आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने समझा, चीजें कठिन नहीं है, बट हाँ डिफरेंट है, मैं मना नहीं कर रहा। मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन करके दिखाएं। क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स मेथड आपको बताना है, मैट्रिक्स मेथड, और मैट्रिक्स मेथड आप कर सकते हो, मैंने कराया है। 4.6 एक्सरसाइज कराई थी मैंने आपको। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। तो अगर आपने नहीं किया है मैट्रिक्स मेथड 3x3 का, तो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर कर लिया है तो यहां पर करके दिखाइए इसे, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपसे कहा था कि आपको खुद ही ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 16 की जब मैं बात करता हूं, लिखा हुआ है 2/x प्लस का 3/y प्लस का 10/z इज इक्वल टू 4। उसके बाद अगली इक्वेशन जो है, अगली ये इक्वेशन दे रखी है, देख सकते हो आप, ये दे रखी है आपके सामने, ये और ये। तो ये इक्वेशंस को भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये है आपके पास 4/x माइनस का, सॉरी माइनस का 4/x माइनस का 6/y प्लस का 5/z इज इक्वल टू 1, 6/x प्लस का 9/y एंड माइनस का 20/z इज इक्वल टू 2। आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। आप लिखेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और आप क्या करने वाले हो, पहले तो a लिखने वाले हो। a क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ x होता है, लेकिन यहाँ 1/x का कॉफिशिएंट लिख लीजिए 2 3 10, और उसके बाद लिखिए 4 - 6 5। देख रहे हो कहां से लिख रहा हूं मैं? 4 - 6 5, यहां से देखिए 6 9 एंड माइनस का 20, 6 9 एंड माइनस का 20। ओके, बात समझ में आती है। b की वैल्यू क्या होती है? जो राइट साइड में वैल्यू दे रखी है, और x की वैल्यू यहां पर लिखेंगे 1/x 1/y 1/z 1/z। ओके, याद रखना कैसे लिखा जाएगा। अब उसके बाद आपको a का इनवर्स निकालना है। x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b होता है, और आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। प्रॉपर कंप्लीट तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। जिसको नहीं आता है x y z की वैल्यू निकालना, यहाँ पर इक्वल कर देंगे, मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। यहाँ x है 1/x 1/y 1/z, कंपेयर करेंगे, देन फाइनली रेसिप्रोकल करके आप, जैसे कि 1/x की वैल्यू कुछ आ गई, 1/x की वैल्यू आ गई 2, तो इसके अपॉन में 1 लगाइए, इसको रेसिप्रोकल करिए, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ये फाइनल वैल्यू होगी। इस तरीके से आपको निकालिए, ठीक है ना। लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं पता क्या ये, तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। जिसको मैट्रिक्स मेथड नहीं आता है, मैंने आपको बताया है, मैं इस पार्टिकुलर जो आपकी एक्सरसाइज है इसके डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर देता हूं मैट्रिक्स मेथड का एक लिंक। लेकिन आप प्लेलिस्ट पे जाके मैट्रिक्स मेथड 3/3 की और 2/2 की दोनों देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा, कैलकुलेशन है, कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये कर लिया होगा तो 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है? 17 और 18 के बाद आज की क्लास फिनिश होगी, चैप्टर भी फिनिश होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से 17 क्वेश्चन को देखते हैं। 17 क्वेश्चन में कहता है ए बी सी, आपको कहता है एपी है। आप जानते हो एपी क्या होता है? कहता है ए बी सी आर इन एपी, और एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि सेकंड माइनस का फर्स्ट, यानी कि बी माइनस का इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, यानी कि सी माइनस का भी, यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। ये सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, इक्वल आएगा। तो आप देखेंगे गौर से, तो बी को लेफ्ट में ले आइए, ए को राइट में ले आइए, तो बन जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, छोड़ देंगे। उसके बाद आपको कहता है ये डिटर्मिनेंट को आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। x प्लस का 2, x प्लस का 3, x प्लस का 2a। उसके बाद लिखा है x प्लस का 3, x प्लस का 4 एंड x प्लस का 2b। उसके बाद लिखा है x प्लस का 4 एंड x प्लस का 5 देन x प्लस का 2c। आप जब चेक करेंगे इसे, तो आप प्रॉपर्टी लगाइए, r1 टेंस टू r1 माइनस का r2। आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये घटाइए, इसमें से इसे घटाइए, देखो x प्लस 2 में से घटाइए x माइनस का 3 हो जाएगा ना। देखो भाई, बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो x से x कट गया तो माइनस का 1 बचा। इसमें से इसे घटाइए, माइनस का 1 बचा, इसमें से इसे घटाइए, 2a माइनस का 2b बचा।
और बाकी को कॉपी कर लेते हैं, x प्लस का 3, x प्लस का 4, x प्लस का 2b। उसके बाद आगे x प्लस का 4, x प्लस का 5 एंड देन x प्लस का 2c। ना अभी आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम करने वाले हैं R2 में चेंज, R2 माइनस का R3। तो सॉल्व कर लेते हैं। आप लिखेंगे -1 2a माइनस का 2b। आप इसमें से घटाइए आएगा -1, इसमें से घटाइए आप आएगा -1, यहाँ पर इसमें से घटाइए आपका आएगा यहाँ पर 2b माइनस का 2c और नीचे x प्लस का 4, x प्लस का 5, x प्लस का 2c। ऐसा कैसे लिख लीजिए। अब देखिए आपको स्टार्टिंग में जो बताया था क्या कि 2b बराबर में a प्लस सी होता है, इसने बोला है पहले ही ab है तो 2b बराबर a प्लस सी। तो जहां जहां 2b है वहां वहां पर a प्लस सी लिख लेते हैं। 2b बराबर लिखेंगे बिकॉज 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। सो आप लिखेंगे क्या, -1 यहां आ जाएगा 2a माइनस का a प्लस सी। आप लिखेंगे -1 a प्लस सी और माइनस का 2c। आप लिखेंगे x प्लस का 4, x प्लस का 5 एंड देन x प्लस का 2c। आप गौर से देखेंगे आंसर आता हुआ दिखेगा आपको। सिंपली इतना सा रिप्लेस करना था, -1 2a माइनस का a माइनस का c, 2a में से a को घटा देंगे, -1 a प्लस का c माइनस का 2c, इसे भी घटा देंगे, x प्लस का 4 देन x प्लस का 5 देन x प्लस का 2c एंड देन आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1 इसे घटाएंगे तो a माइनस सी, -1 इसे घटाएंगे तो a माइनस सी आएगा। देख सकते हो x प्लस का 4, x प्लस का 5 एंड देन x प्लस का 2c। तो आप देखेंगे R1 बराबर R2, सो दैट्स व्हाई आंसर इज 0। अगर दो रो या दो कॉलम एक जैसे कम से कम दिख जाए तो 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में इनवर्स निकालने को कह रहा हूं, इनवर्स निकालना आपको आता है, जल्दी से बताइए इसका इनवर्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि जीरो नहीं है, कोई संख्या हो सकती है, कौन सी संख्या है तो नहीं पता बट जीरो नहीं है। उसके बाद कहता है इनवर्स निकालिए इसका। तो आपके सामने ए है और ए की वैल्यू क्या है, x 0 0 0 y 0 एंड 0 0 z। आप क्या करेंगे, आपको पता है ए इनवर्स का रूल क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले माइनर फिर कोफैक्टर निकालना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, आप लिखेंगे इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, तो ये दोनों तो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो है, आप x को ही लेके चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर x और मल्टीप्लाई कराएंगे तो yz माइनस 0। फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया x y z। बहुत सिंपल है। उसके बाद आप निकालेंगे माइनर ऑफ ए। तो माइनर ऑफ ए कैसे निकलता है, ध्यान से समझ लेना किस तरीके से निकलेगा। फर्स्ट रो मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा तो आपको समझना होगा मैं क्या कर रहा हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे कैंसिल कर रहा हूं, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। देखिए ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, डिलीट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे और लिख के दिखाएंगे माइनर को। मल्टीप्लाई कराएंगे तो yz माइनस का 0, तो yz आ जाएगा माइनर में। उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करते हैं, ये है सेकंड कॉलम, इसे डिलीट करते हैं तो क्या बचेगा भाई, सेकंड कॉलम डिलीट, तो 0 की z में मल्टीप्लाई 0 और फिर 0 की मल्टीप्लाई तो 0, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करने वाले हैं हम, अभी ठहर जाओ, ये देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करने वाले हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 माइनस का 0, तो 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पर भी 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट रो के साथ हमने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ले लिया। अब उसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करने वाले, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा भाई हमारे सामने बचा 0 माइनस 0, तो 0 ही आएगा, ये आ गया 0। फिर उसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो एंड ये रहा सेकंड कॉलम, तो क्या बचा हमारे सामने, x की मल्टीप्लाई z में और 0 की 0 में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास xz। उसके बाद आप देखेंगे कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ये डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे सामने, ये बचेगा 0 माइनस का 0, दिस इज 0। बात क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर इनवर्स ऐसे निकालना है। अब आपको थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, तो डिलीट करने के बाद क्या मिला, 0 माइनस का 0, आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये 0 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए उसके बाद आप करिए यहाँ पर थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x 0 और 0 0, तो यानी कि 0 ही आने वाला है, यहाँ पर भी 0 ही आएगा।
उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा एक्स वाई माइनस का 0, तो फाइनली आंसर एक्स। थोड़ा जल्दी कर दिया लेकिन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने पहले भी कर रखा, और ऐसे ही आपको पेपर में करना चाहिए ताकि टाइम भी बचे और जल्दी भी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये माइनर आ चुका है, अब इससे कोफैक्टर कैसे निकलेगा। माइनर से कोफैक्टर निकालने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस कि आप ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स को कवर कर लीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स को कवर कर लीजिए, जो बचा उसके निशान चेंज करिए। तो जीरो के निशान तो कभी चेंज होते ही नहीं है, तो यानी कि कुछ भी नहीं बचा, यही आपका कोफैक्टर हो जाएगा। तो लिख दीजिए कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपके सामने वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 और 0 0 एक्स वाई। ठीक है, अब उसके बाद निकालना है आपको एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं भाई, ट्रांसपोज करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। तो देखो ये आपके पास रो, इसे बना दीजिए कॉलम, तो आ जाएगा वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड और 0 0 0 एक्स वाई। देख रहे हो कुछ गलती, कुछ कमी नहीं हो रही है, मतलब कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें तो करना पड़ेगा ना एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेरे को सीधा सीधा ये फॉर्मूला दे रखा है, इस पर रख देना है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है एक्स वाई जेड इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके सामने है वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। एंड जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, आप इसे डिवाइड करिए जरा, देखिए ना वाई जेड के डिवाइड में एक्स वाई जेड कर दीजिए, कट जाएगा, नीचे एक्स बचेगा, एक्स की पावर 1 है, ऊपर जाके एक्स की पावर -1 0 0 0 वाई की पावर 1 0 और -1 और उसके बाद 0 0 जेड की पावर -1। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा आंसर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले वाले में भी ये था, इस वाले में भी। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इवेल्युएट करके देखिए। और थीटा की रेंज जो है, वैल्यू जो है 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। बताइए कौन सा आंसर इसका आ रहा है, चेक करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 लिख लेता हूं और बस इवेल्युएट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। एक ही वैल्यू आपको दे रखी है 1 साइन थीटा, उसके बाद 1, यहां दे रखा है माइनस का साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा, उसके बाद दे रखा है -1 माइनस का साइन थीटा एंड देन 1। ये दे रखा है आपको, सिंपल है, आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट किसी भी तरीके से कर लो, मैं R1 से इवेल्युएट कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। चेक करते हैं, पहले प्लस का 1 लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे तो लिखते ही थे, ठीक है ना, ऑप्शन में जैसा दे रखा है वैसे लिख दिया। तो पहले 1 लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आएगा, माइनस का इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। उसके बाद माइनस का साइन थीटा ले लीजिए, माइनस का साइन थीटा लेने के बाद क्या चीज डिलीट होती हुई दिख रही है आपको, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, आप देखिए माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन थीटा और 1 के साथ, उसके बाद माइनस इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या जाएगा प्लस का साइन थीटा, तो 0 ही बन जाने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का 1 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं और क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस का इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होता है। तो फाइनली ये हमारे पास बना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो पूरी संख्या 0 ही हो जाएगी, प्लस का इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है और 2 पाई से छोटी हो सकती है। तो देखो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूं तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, सोचिए, साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। फिर उसके बाद अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 के बाद रखता हूं 90, साइन 90 रखता हूं, फिर उसके बाद साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है ना, 0 और 2 पाई पे इसके बीच की वैल्यू तो कुछ रख सकते हैं, साइन 90 डिग्री रख देते हैं, इसके बीच में आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैंने साइन यहां पर 0 रखा तो आंसर क्या आएगा, लिखेंगे इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन आंसर आएगा 2 प्लस का 2 इंटू में 0, यानी कि आंसर आएगा 2, या तो 0 आ सकता है, या फिर अगर मैंने साइन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 रखा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस का 2 इंटू में 1, देन फाइनल आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये तो है आपके पास मिनिमम वैल्यू और ये आपके पास है मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस रेंज, इस रेंज में। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू आपके सामने 2 है,
ये रही, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है। तो आपको कहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए था आपके सामने ये, तो ये वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम में आएगी। तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू 2 to 4, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, इसका ऑप्शन मिल रहा है आपको डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और मैंने कहा है कि आप मेरे साथ साथ, जैसे मैं कॉपी करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे और कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे। आपको मैं ये जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं और ये जो एनसीईआरटी कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा मकसद यही है कि जिस तरीके से आप ऑफलाइन कोचिंग के अंदर चीजें सीखते थे, अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो वो चीजें नहीं सीख पाएंगे, आपको खुद से नहीं आ पाएंगे। और जब तक मैथ्स के क्वेश्चन आपको खुद से नहीं आएंगे, आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। आप 12th क्लास में हैं, और अगर 12th क्लास में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो मेरी बात आपको माननी होगी कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा बोरियत आती है, लेकिन जब चीजें हम सीखने लग जाते हैं तो खुद से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब सोचो, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया, अगर आपने ट्राई किया और मैंने भी उसका आंसर वही सेम निकाला जो आपने निकाला, तो आपको दुगनी खुशी होगी। तो इसलिए मेरे साथ साथ आप अब आगे बढ़ेंगे, इस जर्नी को हम आगे लेके जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।